हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो है सिनेमा, अंतर्वस्तु और तकनीक। बेसिकली इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो सिनेमा के बारे में हमारी जो जानकारियाँ थी वो इसमें थी कि सिनेमा किस तरह का होता है, कितने प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं, उनमें उनकी विषय वस्तु क्या होती है, साथ ही साथ सिनेमा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से सिनेमा बदलते दौर के साथ तकनीक का इस्तेमाल करके अपने आप को अपग्रेड करता रहा, एडवांसमेंट और ज़्यादा उन्नत रूप में हमारे सामने आता रहा। एक मनोरंजक रूप से बाहर निकलकर किस प्रकार से इसने अपनी एक क्रांतिकारी रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ, जहाँ ये हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो सिनेमा से जुड़ा ना हो, किसी न किसी रूप में उसके मनोरंजन के स्रोत के रूप में सिनेमा एक अनिवार्य अंग ना हो। हालांकि बाद के दौर में टेलीविज़न माध्यम से जो वहाँ पे दिखाए जाने वाले प्रोग्राम हैं, जो अलग-अलग प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई और टीवी के घर-घर तक पहुँचने, सिनेमा के पर्दे, एक बड़े पर्दे पर सिनेमा के मनोरंजक रूप को कहीं न कहीं थोड़ा-सा सीमित करने का प्रयास तो किया, लेकिन सिनेमा अपने आप में इतना परिवर्तनशील, इतना प्रयोगधर्मी रहा है कि आज भी टेलीविज़न हो या कोई भी दूसरा माध्यम हो, दृश्य श्रव्य माध्यम हो, सिनेमा आज भी अपने उसी रूप में लोगों के लिए मनोरंजन का, ज्ञान का, जानकारी का स्रोत बना हुआ है और सिनेमा का प्रभाव हमारे समाज पर भी किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तो आखिर सिनेमा की इस विकास यात्रा में वो कौन सी चीज़ रही, वो कौन से कारक रहे, वो कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने सिनेमा को तमाम चुनौतियों से, उसकी राह में आने वाली तमाम चुनौतियों को, तमाम तरह की परेशानियों को या अपनी जगह को, पहचान को मुकम्मल रखने के लिए, यानी एस्टैब्लिश रखने के लिए वो कौन सी फैक्टर्स रहे जिन्होंने हमेशा सिनेमा की मदद की। तो आज हम जो अंतर्वस्तु और तकनीक की बात करने वाले हैं सिनेमा से जुड़ी हुई, बेसिकली इसमें इसी बात को डिस्कस करेंगे कि सिनेमा के अंदर जो उसके अलग-अलग अंग हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिनके इंटीग्रेशन से, जिनके एकीकरण से अलग-अलग क्रियाएँ हैं, जिनके मिलने से सिनेमा साकार होता है, जिनके माध्यम से सिनेमा एक प्रभावी रूप में हमारे सामने आता है। आखिर वो चीज़ें क्या हैं और वो किस तरह से सिनेमा को आज के समय में एडवांसमेंट की ओर और ज़्यादा उन्नत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने में मदद कर रही हैं। तो देखिए, जब हम एक अभी सीधे विषय पर चर्चा करें उससे पहले एक आम व्यक्ति के नज़रिए से, के दृष्टिकोण से देखें तो हमें सिनेमा में कुछ चीज़ें बड़े सामान्य रूप से परिलक्षित होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं कि सिनेमा में ये चीज़ें सामान्य है, जो कहीं न कहीं उपलब्ध होती हैं हर सिनेमा में। एक तो सिनेमा की पटकथा, पटकथा मीन्स स्क्रीन प्ले, यानी वो चीज़ जो फ़िल्म की बुनियाद है, जिसके आधार पर सिनेमा तैयार किया गया है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं बाग लगाना है तो उसके लिए ज़मीन होनी ज़रूरी है। बाग ज़मीन पे ही आप पेड़-पौधे लगा सकते हैं। तो स्क्रीन प्ले उस फ़िल्म को खड़ा करने के लिए, तैयार करने के लिए एक बुनियाद का काम करता है। पटकथा हो गया, पटकथा के बाद जब आप स्क्रीन प्ले की बात करते हैं तो स्क्रीन प्ले के बाद उसके अंदर डायलॉग्स आ गए, विभिन्न दृश्यों को कनेक्ट करने वाले जो दूसरे तरह के इफ़ेक्ट्स पैदा करने वाले चीज़ें हैं, नृत्य आ गया, संवाद आ गया, जिसको डायलॉग आपने कहा, इसके अलावा साउंड आ गया, इसके अलावा लाइटिंग आ गया और इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डायरेक्शन, यानी निर्देशन। इन सारे अलग-अलग गतिविधियों को इंटीग्रेटेड रखने के लिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसे कहते हैं एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए, इन सब का एक साथ मिश्रण करना और फिर उसको प्रभावी तरीके से उसका फ़िल्मांकन करना, उसको तैयार करना, ये सब काम निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो ये फ़िल्म निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए कुछ विभिन्न पहलू हैं, जिनके माध्यम से आज हम सिनेमा और उसके अंतर्वस्तु और तकनीक को समझने का प्रयास करेंगे। तो बात शुरू करते हैं पटकथा से। पटकथा, जिसे अंग्रेजी में हम स्क्रीन प्ले भी कहते हैं। पटकथा क्या होती है? हम ये सोच सकते हैं कि कोई फ़िल्म डायरेक्टर मसलन कोई फ़िल्म तैयार करना चाहता है तो उसने एक कुछ कहानी सोच ली, उस कहानी के बारे में इमेजिनेशन करके कुछ लिख लिया और उसको लिखकर फिर उसके कहते हैं जिसको एज़ पर द रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के अनुरूप उसने कोरियोग्राफर हायर कर लिए, उसने डायलॉग राइटर्स हायर कर लिए, उसने साउंड रिकॉर्डिस्ट और जो है
दूसरे टेक्नीशियंस को हायर कर लिया, उसने कैमरामैन को सिनेमेटोग्राफी के लिए एक सिनेमेटोग्राफर, उसकी जो उसके कैमरा क्रू है उसको हायर कर लिया। तो ये सामान्य शब्दों में कही जाने वाली बात है, लेकिन जब कभी फिल्म निर्माण होता है तो वो एक बहुत ही व्यावसायिक और व्यवहारिक रूप से की जाने वाली गतिविधि होती है, जिसको बहुत ही तार्किक रूप में, जिसकी तैयारी बहुत ही तार्किक रूप में की जाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई स्क्रिप्ट दी जाती है तो उस स्क्रिप्ट पे काम शुरू करने के लिए केवल उसका पसंद आना या पसंद ना आना ही एक आधार नहीं होता। जो अमूमन हम आम आदमी की भाषा में, जब आप छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपसे बार बार यही बात कहने की कोशिश करते हैं कि आपको आपके लेखन में या आपके समझ में ये फर्क दिखना चाहिए कि आप उस विषय के एक विशेषज्ञ के रूप में उस चीज को देख रहे हैं, ना कि एक सामान्य आदमी के दृष्टिकोण से आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी विषय पर फिल्म बनने के लिए सिर्फ पसंद आना या पसंद ना आना ही व्यवहारिक जो है उस फिल्म को व्यवहारिक रूप देने का आधार नहीं होता। ये सही है कि पसंद आना जरूरी है, वरना बिना इंटरेस्ट के तो उस फिल्म पे काम नहीं हो सकता, उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो सकता। लेकिन जब कभी जब स्क्रीन प्ले लिखा जाता है या जब कोई फिल्म तैयार करनी होती तो उसकी विषय वस्तु पे जो उसका कथानक, जो उसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है, उस स्क्रिप्ट के लिए जो चीजें लिखी गई हैं उसमें उसके एक एक दृश्य के, एक एक डायलॉग के, एक एक एक्शंस जो उसमें किरदारों के माध्यम से अभिनेता निभाएंगे, प्लस उसका बैकग्राउंड, प्लस उसमें कैमरा इफेक्ट्स, प्लस उसमें साउंड आर्टिस्ट के लिए संभावनाएं कितनी हैं, क्या उनमें कही गई बातों को साउंड आर्टिस्ट उस तरह से एम्पलीफाई कर पाएगा, उनको उस तरह से जोरदार तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा, क्या कैमरामैन जिस तरह की सर्जनात्मकता या क्रिएटिविटी के लिए एक हाइपर इमेजिनेशन, एक हाइपर रियल की, अभी आगे चल के आप एक हाइपर रियल की के कॉन्सेप्ट से भी रूबरू होंगे, जो कि आज के समय में बॉलीवुड में भी अब यह आ गया है। आपने बाहुबली जैसी फिल्म देखी रखी है, हॉलीवुड में ये काफी कई वर्षों से चल रहा है। हाइपर रियल जैसी संकल्पना आपके सामने आ रही है, जहां पर आपको एक ऐसी दुनिया का साक्षात कराया जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन 1000, 500, 2000, 4000 कैमरों का एक साथ इस्तेमाल करके अलग अलग एंगल्स पर, अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग लेवल पर मल्टी लेयर सिनेमेटोग्राफी करके इस तरह से चीज़ों को रियलिस्टिक फॉर्म में आपके सामने रखा जाता है कि आप देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये हमारी दुनिया, ये सब बिल्कुल वास्तविक दुनिया का हिस्सा तो लगता है, लेकिन असल में वो होता नहीं है। तो ये जो हाइपर रियल एक सिनेमेटोग्राफी और कॉन्सेप्ट के साथ फिल्में आपके सामने परोसी जा रही हैं। स्टार वार्स सीरीज की मूवीज देख लीजिए, एलियन से रिलेटेड मूवीज देख लीजिए, अभी एविटर एक मूवी आई थी जो आपने देखा, बाहुबली जैसी मूवी आई थी जिसमें पूरा का पूरा स्केच बेस्ड जो है उसका स्केच बेस आप कह सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी के जरिए पूरी फिल्म को जो है जीवंत बना दिया गया। तो ये जो संभावनाएं हैं इन सब क्षेत्रों में करने की, क्या वो चीजें पटकथा में बताई गई, पटकथा में लिखी गई, पटकथा में दर्शाई गई चीजों को व्यवहारिक रूप में सिनेमा के रूप में प्रकट करने के लिए, सिनेमा में तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए संभव है? ये चीज किसी भी स्क्रिप्ट के पसंद या नापसंद होने से बाहर के दायरे की चीज होती है, और एक फिल्म निर्माता या जो निर्देशक होता है वो इन सब चीजों पे बड़ी गंभीरता से पर्याप्त समय लेकर उस पर विचार करता है। एक एक चीज, एक एक शॉट, एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक डांस मूव, एक एक जो बैकग्राउंड सिनेरियो है, उन सब चीज़ों को बड़े ही व्यवहारिक रूप में वो डिस्कस करता है। और उसके बाद जब इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इन सारे जो है विषयों पर उसकी समझ में एक स्पष्टता आ जाती है, उसको लगता है कि नहीं, इस स्क्रिप्ट में अच्छे लगने के साथ साथ ये संभावनाएं निहित हैं कि जिन्हें हम सिनेमा के रूप में पर्दे पर उतार सकते हैं, उसके बाद ही पटकथा पे फिल्म निर्माण के संभावनाओं को तलाशा जाता है और उसको फिर व्यवहारित करके उसे फिल्म के रूप में बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप इस पूरे वर्णन से इतना तो समझ गए होंगे कि पटकथा वास्तव में किसी भी दृश्य श्रव्य माध्यम, जैसे वो फिल्म हो, दूरदर्शन हो या किसी भी कार्यक्रम के लिए बेसिक प्लॉट होता है, बेसिक प्लॉट की डिटेल होता है।
यानी आपका जो मूल स्वरूप है, जो जैसे मान लीजिए एक कहानी बनी एलियंस पे, जिसमें हमने देखा कि एक दूसरा प्लैनेट है जिसमें एलियंस रहते हैं। वहाँ पर हमारे प्लैनेट अर्थ से, हमारी धरती ग्रह से ढेर सारे साइंटिस्ट की टीम जिनको एक अमेरिकन कंपनी स्पॉन्सर करती है, जो प्रायोजित यात्रा पे यहाँ से जाते हैं, तमाम टेक्नीशियंस और भारी भरकम इक्विपमेंट्स के साथ। वहाँ पर उनको एक रेयर मेटल, जिसे कहते हैं दुर्लभ धातु, जिसका मानवीय सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जिसके इस्तेमाल से वो कंपनी अरबों खरबों डॉलर कमा सकती है, उसको वहाँ से, उस प्लैनेट पे उसकी उपलब्धता की जानकारी मिलने के बाद उसका वहाँ से खनन करके धरती पर लाना और फिर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करना, इसके लिए उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद इनका टकराव एक सभ्यता से होता है, जिस सभ्यता का अपने उस प्लैनेट पे जो अपने एग्जिस्टेंस है और जो उनकी सभ्यताओं के इन दो सभ्यताओं की लड़ाई में जो चीज़ें सामने दिखती हैं हमें, वो ये दिखती हैं कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरी सभ्यता और उसकी संस्कृति का अतिक्रमण कर रहे हैं। उसमें हमारा जो मानवीय स्वरूप है, उसमें हम अपने भीतर अपने किरदारों के बीच से एक किरदार को एक हीरो के रूप में, एक हीरोइक जो है एक्ट करते हुए देखते हैं कि वो किस प्रकार से उस संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए अपने लक्ष्य से, जिसके लिए वो यहाँ से जाता है दूसरे ग्रह पे, उसका अतिक्रमण करता है और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए वहाँ के लोगों का साथ देता है। तो ये एक हाइपर रियल टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रही थी ये फिल्म, और इस फिल्म के लिए जिस प्रकार का काम किया जाना जरूर एक्सपेक्टेड था, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने इस पर डिटेल में काम किया और इस फिल्म को बनाकर हमारे सामने उतारा। और ये फिल्म इतनी कामयाब फिल्म हुई कि इसको देखने के बाद हर कोई हैरान रहता था कि इस प्रकार से हैरान हुआ कि किस प्रकार से इस फिल्म को बनाया गया होगा। जबकि सच्चाई ये है कि अगर कभी आप किसी भी इंटरनेट पे या कहीं जाकर डिटेल में देखेंगे तो आपको इस फिल्म के बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में कोई ना कोई वीडियो या कोई डिटेल मिलेगी, जहां पर आप ये देखकर हैरान रहेंगे कि एक एक सीन को उसको पिक्चराइज करने के लिए 400 से 500 कैमरे एक साथ काम कर रहे थे, अलग अलग डायमेंशंस पर, और एक एक फिल्म के एक एक शॉट में एक एक इमेज को उनका अलाइनमेंट इस प्रकार से किया गया था तो कि कहीं से भी उस फिल्म की वास्तविकता या उसके रियलिटी पर आंच ना आने पाए। तो जाहिर सी बात है, जब हम पटकथा की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि पटकथा किसी फिल्म की जान है। अगर स्क्रिप्ट स्ट्रांग नहीं है तो फिल्म का डायरेक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिल्म में कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों ना डाल दी जाए, लेकिन वो फिल्म अपना लंबे समय, मनोरंजक तो बन जाएगी लेकिन वो लंबे समय के लिए अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं होगी। अगर आप में से, उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म शोले देखी होगी। शोले फिल्म में जितने किरदार हैं वो हमारी आम जिंदगी से उठाए गए हैं। वो एक ऐसे समय के, तत्कालीन समय की जो है विषय वस्तु के अनुरूप है, जहाँ पे एक पहाड़ी गांव में रहने वाले लोग डाकुओं के आतंक से परेशान हैं, डाकू गब्बर सिंह के आतंक से परेशान हैं, जिसको अमजद खान साहब ने जिस किरदार को निभाया था। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, दो कलाकार, ये एक जय और वीरू की जोड़ी के रूप में वहाँ पर कथानक के विषय वस्तु के अनुरूप पहुँचते हैं और इसके बाद वहाँ पर होने वाली घटनाओं का एक क्रमिक रूप में, सामान्य तरीके से, सहज तरीके से फिल्मांकन दिखाया गया है। लेकिन उसी फिल्म में उस फिल्म के किरदार हो, चाहे जय और वीरू हो, चाहे डाकू गब्बर सिंह हो, चाहे उसका बोला गया डायलॉग हो कि कितने आदमी थे, ये सारी चीज़ें आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ये माना जाता है कि इतना जीवंत जो है चित्रण किसी भी सिनेमा में बहुत दुर्लभ रूप में मिलता है। इसके पीछे जो, कभी जब इन फिल्म के कलाकारों से, इन फिल्म के लोगों से बात करिए तो सब इसका मूल श्रेय देते हैं पटकथा को। उनको लगता है ये जो इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी, इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले लिखा गया था, वो इतना जीवंत और इतना जबरदस्त था कि उसको जब फिल्म के रूप में उतारा गया तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। तो ये एक व्यवहारिक चीज है जो किसी भी फिल्म निर्माण का कार्य करने वाले आदमी के लिए, फिल्म निर्माण से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए, स्पेशली निर्माता और निर्देशक के लिए, पटकथा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसलिए आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं इसमें पटकथा पे थोड़ा समय, अतिरिक्त समय देने के पीछे वजह यही थी कि आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बैठाएं, किसी भी फिल्म के लिए पटकथा ही बुनियाद होती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जब हमारी पटकथा तैयार हो गई और निर्देशक को पता है कि हमने इस पटकथा को फिल्म में उतारने के लिए, फिल्म के रूप में पर्दे पर उतारने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर बात आती है कि इसके अंदर अब जो किरदार हैं उन किरदारों को जीवंत करने के लिए किस प्रकार से तैयारी की जाए और किस प्रकार के जो है कलाकारों को जो है इस फिल्म में जगह दी जाए। कई बार आपको भी देखकर ऐसा लगता होगा कि अगर जैसे आप फिल्में देखते हैं, सामान्य रूप से आपके दिमाग में बात आती होगी कि अगर इस किरदार को फला एक्टर ने निभाया होता तो फिल्म ज़्यादा अच्छी बनती, या इस फिल्म में अच्छा हुआ कि इस किरदार को लिया गया जिसने इस फिल्म को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है अपने अभिनय से इस फिल्म को ज़्यादा जीवंत बना दिया। तो अभिनय के रूप में ये एक सामान्य जानकारी है जो एक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन जब एक छात्र के रूप में आपसे पूछा जाता है तो अभिनय क्या है, तो अभिनय बेसिकली एक कला है। ये भाव, विभाव और अनुभवों के संयोजन की कला है। यानी विषय वस्तु के अनुरूप कलाकारों द्वारा अपने हाव भाव और संवाद अदायगी के माध्यम से दर्शकों तक अपेक्षित भावों को, यानी अगर कॉमेडियन है तो उसके किरदार से कॉमेडी यानी हास्य रस का संचरण होना चाहिए जिससे बैठा हुआ आदमी हंसे, ठीक है। अगर वो एक डाकू है तो उसके एक्ट से भय वाला जो भाव है वो दर्शक तक पहुंचना चाहिए। अगर वो एक टीचर है या प्रीचर है, उपदेशक है, तो उसके एक्ट से जो है एक समझ, एक इंटेलेक्ट का जो फील है वो पास ऑन होना चाहिए, वो भाव जो है दर्शकों तक संचरित होना चाहिए। लेकिन इस एक व्यक्ति है और दूसरा किरदार है। व्यक्ति अपने अभिनय से उस किरदार में इस तरह से समाहित होता है कि वो अपने निजता को, यानी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको छोड़कर, जब हम जय और वीरू के रूप में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को देख रहे होते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में कहीं भी ये ख्याल नहीं आता कि ये धर्मेंद्र है या अमिताभ बच्चन है। उस समय हम देख रहे होते हैं कि एक जय है और एक वीरू है। उनकी अपनी निजता उस पूरे अभिनय कला में तिरोहित हो जाती है, यानी वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। केवल वहां पर हम दो किरदारों को देख पाते हैं। किसी के भी अभिनय की श्रेष्ठता इसी बात में मानी जाती है कि वो किस प्रकार से अपनी निजता को पीछे छोड़ के उस किरदार में समा जाता है। नाना पाटेकर एक बेहतरीन अदाकार हुए हैं, बहुत बेहतरीन अभिनय करने वाले कलाकार रहे हैं, वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। अगर आप व्यावसायिक छोड़ के समानांतर सिनेमा की बात करें तो वहाँ ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। ओमपुरी हैं, नाना पाटेकर हैं, जो है पंकज कपूर हैं, डॉक्टर श्रीराम लागू थे, गिरीश कर्नाड साहब थे। इन लोगों का अभिनय करने की जो क्षमता थी वो अपनी निजता का अतिक्रमण करके करते थे और जिस रूप में जैसे चाहें। कमल हासन साहब हैं, साउथ इंडियन फिल्मों के अभिनेता हैं, कमल हासन हैं। इन लोगों ने जो एक्टिंग कर दी है वो एक्टिंग आज के समय में मील का पत्थर है, यानी उनको एक स्कूल के रूप में देखा जाता है। ये लोग देखकर हैरान रहते हैं कि किस प्रकार से ये लोग विभिन्न अभिनय के विभिन्न जो है किरदारों में किस प्रकार से अपने आप को डिसॉल्व कर लेते हैं डिसॉल्व कर लेते हैं कि जिससे उनकी अपनी निजी पहचान किनारे चली जाती है और उनका अभिनय ही हमारे सर चढ़ के बोलने लगता है। तो एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में जो अपेक्षित होता है एक फिल्म निर्माण में, यानी फिल्म टेक्निक में, वो ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ उस किरदार को जीवंत करने की होती है। अच्छा, जीवंत करने के लिए करना क्या होता है, ये भी सवाल आना स्वाभाविक है कि जीवंत कैसे करेंगे। तो जो कलाकार है उसके संवाद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायलॉग डिलीवरी, संवाद को व्यक्त करने की कला, हाव भाव जिसे गेस्चर्स कहते हैं, हाव भाव को प्रकट करने की कला। तीसरा उसका बिहेवियरल पैटर्न, यानी व्यवहारिक जो है आचरण, जिसको कहते हैं कि वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। अगर मान लीजिए एक युवा कलाकार है, उससे एक वृद्ध किरदार, उसे एक वृद्ध किरदार का अभिनय करना है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो उस किरदार में जब जाए तो उसको कहीं से भी, ये किसी को, फिल्म को देखने वाले दर्शकों को ये नहीं लगना चाहिए
कि हम किसी युवा को एक वृद्ध का किरदार करते हुए देख रहे हैं। तो जो अभिनय करने में अपेक्षित चीजें हैं वो डायलॉग डिलीवरी यानी संवाद अदायगी की जो है कला, हाव जो उसके गेस्चर्स हैं, हाव भाव हैं, उनका किरदार के अनुरूप उनसे तालमेल बनाना, और तीसरा उसका आचरण, उसकी चाल ढाल, ठीक है, उसकी वेशभूषा, खान पान और उसका स्वरूप, यानी वो जो एक मेकअप आर्टिस्ट की काम होता है कि जो उसको उस किरदार में उस तरह का लुक देता है। तो ये सारी चीजें अभिनय के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और इन सबके एक मिलने से, इन सबके एक साथ आने से ही अभिनय अपने जीवंत रूप में हमारे सामने आता है। जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कलाकार है जिसके ऊपर बहुत सारी, एक व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाद दी गई हैं या लगा दी गई हैं, यानी वो एक मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा दिए गए मेकअप को कैरी कर रहा है, वो एक डायरेक्टर द्वारा दिए गए हाव भाव को, जो उसे बताया गया आपको इस तरह से, आपके गेस्चर्स ऐसे होने चाहिए, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, आपके डायलॉग डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए, आपका जो मूवमेंट है वो ऐसा होना चाहिए, आपको बैकग्राउंड में यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से व्यवहार करना है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से व्यवहार करना है। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी समझ को एक साथ अपने में समाहित करके उस किरदार को जीवंत करना होता है। तो अभिनय अपने आप में बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। कई बार कुछ फिल्में अभिनेता के किरदारों के कारण ही जो है हमेशा के लिए जो है अमर हो जाती हैं। बहुत सारी फिल्में आपको, आप अगर उनका जिक्र करना चाहेंगे तो बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हुई। अमिताभ बच्चन की जितनी ज़्यादा फिल्में हैं, आप देखिए उन फिल्मों में अमिताभ ने ही पूरी फिल्म को शुरू से लेकर आखिरी तक कैरी किया है, और फिल्में सफल भी उन्हीं की वजह से। आज के दौर में भी देख लीजिए, हम फिल्मों को इससे नहीं जानते हैं कि फिल्म किस डायरेक्टर ने बनाई, हम इससे नहीं जानते हैं कि इस फिल्म को डिज्नी ने स्पॉन्सर किया है, या स्टार ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है, या लायन गेट ने स्पॉन्सर किया है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हमको इस बात की जानकारी जरूर रहती है कि ये अक्षय कुमार की फिल्म है, ये सलमान खान की फिल्म है, ये आमिर खान की फिल्म है, ये नाना पाटेकर की फिल्म है, या फिर ये जो है नसीरुद्दीन शाह की मूवी है। तो ये जो कलाकारों के माध्यम से हम फिल्मों को जानते हैं, वो कहीं न कहीं इनकी सफलता का प्रमाण है। हमको इस बात से भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने अभिनय से खुद को दिए गए किरदारों को जीवंत करके सिनेमा के पूरे इंटीग्रेटेड जो उसका एक फॉर्मेट है उसका अतिक्रमण कर लिया है। अब फिल्में इनके नाम से जानी जा रही, ना कि ये फिल्मों के माध्यम से जाने जा रहे हैं। तो अभिनय का ये एक महत्वपूर्ण अनुभव कह सकते हैं, जो हमारे दर्शकों को आज के समय में प्रगतिशील सिनेमा हो, चाहे वो समानांतर सिनेमा हो, चाहे वो व्यावसायिक सिनेमा हो, हर जगह देखिए आप, हॉलीवुड की फिल्मों में देखिए टॉम क्रूज जो है, सिल्वेस्टर स्टैलोन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आपको बहुत सारे फिल्मों के जो है कलाकारों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी फिल्में जब वो फिल्में बनती हैं, तो जेट ली हो गए, इन लोगों की फिल्में जब बन के आती हैं तो लोग हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि लोग इनके एक्टिंग से वाकिफ है और इनको पता है कि चूंकि फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है, इसलिए फिल्म बहुत अच्छी होगी और देखने लायक होगी। तो जाहिर सी बात है, अभिनय स्क्रिप्ट के साथ साथ अभिनय का अपना एक अलग महत्व है, और इस महत्व के साथ ही हम फिर से हिंदी सिनेमा की टेक्निक को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, संवाद की जब बात करते हैं तो संवाद दो रूपों में होता है। एक तो संवाद होता है अभिव्यक्ति के माध्यम से, मतलब भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम से। दूसरा होता है भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से। बहुत सारी फिल्मों में आप देखिए, उनकी ओपनिंग इस प्रकार से होती है कि वहाँ कोई डायलॉग नहीं बोला जा रहा है, लेकिन वहाँ एक सीन जो है, एक ऐसा हमको सीन क्रिएट होते हुए हम देखते हैं, जहाँ पर मरमरिंग साउंड आ रही है, चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है, या किसी बैकग्राउंड का में ट्रेन के जाने का शोर आ रहा है, या फिर बिल्कुल साइलेंस है, पिन ड्रॉप साइलेंस, नेचर का एक, हमको प्रकृति का एक कैनवस पे, बड़े कैनवस पे जो है हम उसका लैंडस्केप पे जो है देख रहे हैं, कैमरे को बाहर आते हुए, और फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा दृश्य उपस्थित किया जाता है, जहां से हमको ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि साहब, हमारी फिल्म की शुरुआत में ये चीज़ है जो कहानी को आगे ले जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब आप फिल्म की बात करते हैं तो डायलॉग में दो चीज़ों का बहुत महत्व होता है। पहला तो कि डायलॉग जो बोला जाता है वो,
और एक डायलॉग वो होता है जो भाव से। कई बार आप देखिए, हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि घर में ही अगर आप हैं और किसी बात पे परिवार में आपके पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग नाराज हैं, तो वो बिना बोले ही अपनी नाराजगी की अभिव्यक्ति कर देते हैं और आपको मैसेज भी चला जाता है कि हाँ, ये चीज़ ठीक नहीं हुई या ये चीज़ ठीक हुई। तो जो डायलॉग है, डायलॉग इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। संवाद जो है, डायलॉग जो है संवाद बातचीत करने का एक माध्यम है। लेकिन जब हम सिनेमा की फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म में क्योंकि टेक्निक इन्वॉल्व है, तो टेक्निक हर प्रकार से संवाद का इस्तेमाल करती है। संवाद के साथ जितनी भी प्रयोगधर्मिता हो सकती है, डायलॉग के साथ जितने तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, फिल्मों में करीब करीब वो सब दिखाई पड़ते हैं। और उनमें जो संभावनाएं होती हैं, एक फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक उसको भी निरंतर ढूंढता रहता है। तो जब हम संवाद की बात एक लिखने के रूप में करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी फिल्म में संवाद अर्थपूर्ण भावों की शब्दाभिव्यक्ति है, यानी मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस की शब्दाभिव्यक्ति, यानी शब्दों में उन्हें व्यक्त किया जाता है। अर्थात संवाद के माध्यम से भावों और दृश्यों को विषयानुरूप जीवंत बनाने और उनकी क्रमिकता को निरंतरता दी जाती है। यानी अगर किसी फिल्म में हम जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म की निर्धारित अवधि होती है, यानी उतनी समय के लिए वो फिल्म हमको लगातार अपना एक हिस्सा बनाकर रखती है और हम उस फिल्म से कनेक्ट रहते हैं। तो जो ये कनेक्ट वाला फ़ील है, ये कनेक्ट वाला फ़ील तभी बना रह सकता है जब उसकी कंसिस्टेंसी, यानी उसकी जो क्रमिकता है, निरंतरता है, वो कहीं बाधित होने ना पाए। यही वजह है शायद हम जब फ़िल्में देखने जाते हैं, तो हम फ़िल्म देखने के बाद जब आते हैं और आपसे प्रतिक्रिया पूछी जाती है कि फ़िल्म आपको कैसी लगी? तो आप कहते हैं फ़िल्म इंटरवल के पहले तक तो ठीक थी, उसके बाद फ़िल्म थोड़ा-सा बिखर गई। फ़िल्म में वो दम नहीं रह गया, फ़िल्म में वो प्रभाव नहीं रह गया। या फिर आप कहते हैं कि नहीं, फ़िल्म बहुत शानदार थी, हम तो फ़िल्म खत्म कब हो गई पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो आपके ये जो जनरल जो आपके ये एक्सप्रेशंस आते हैं, जो इस तरह के रिएक्शंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो रिएक्शन और कमेंट्स क्या बताते हैं सामान्य रूप से? वो ये बताते हैं कि इस फ़िल्म की जो कॉन्टिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, उसको कहीं न कहीं जो निर्देशक है, जो फ़िल्म बनाने वाला है, उसने उसको बनाए रखने में सफलता हासिल की, यानी वो फ़िल्म बनाने में कामयाब रहा है जो दर्शकों को पसंद आए। तो इन सब के बीच में संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार आप देखिए, किसी फ़िल्म में हम देखते हैं कि ओपनिंग शॉट्स हो या फ़िल्म के बीच में मिड शॉट्स हों, तो वहाँ पे क्या होता है कि दरवाज़ा खुलता है, कमरे के अंदर हम कैमरा मूव होते देखते हैं, कैमरा को पैन होते हुए देखते हैं, यानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं, क्लोज़ अप शॉट्स देखते हैं कि टेबल पर घड़ी रखी हुई दिख रही है या टेबल पर पेन रखा हुआ दिख रहा है या बैग रखा हुआ दिख रहा है, जिससे हमको ये मैसेज मिलता है। शूज़ रखे हुए दिख रहे हैं, तो उससे ये मैसेज मिलता है कि घर में अभी कोई आया है, कोई मेल मेंबर आया है जिसकी घड़ी रखी है, शूज़ रखे हुए हैं, बैग रखा हुआ है। या फिर हम किसी ऑफ़िस के सीन में देखते हैं कि कोई आदमी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाता है और वहाँ जाकर वो ये देखता है कि टेबल पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जिससे ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अभी-अभी यहाँ पे कोई मीटिंग ओवर हुई है। तो ये क्या है? ये संवाद आपको लिखित रूप में नहीं मिल रहा है, लेकिन एक फ़िल्म, अगर फ़िल्म को एक सेपरेट आइडेंटिटी मान लीजिए और खुद को एक इंडिविजुअल के रूप में देखिए, तो देखिए 2 आइडेंटिटीज़ के बीच में कम्युनिकेट अभी भी हो रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है। और ये डायलॉग रिटन रूप में नहीं है, लेकिन ये फ़िल्म की कंसिस्टेंसी को, फ़िल्म की फ़िल्म के अंदर जो कथानक के अनुरूप जो जीवंतता बनाए रखने के लिए उसकी क्रमिकता है, उसको किसी न किसी रूप में बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, संवाद लेखक को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है कि उन्होंने बहुत सारे शब्दों में कही गई बात उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है जितना 2-4 शब्दों में कही गई बात या फिर किसी दृश्य में वो प्रभाव उत्पन्न करके एक संवाद लेखक या डायलॉग जो है राइटर उसको पैदा कर लेता है। तो अब हिंदी सिनेमा में आपको, जैसे मैंने अभी पहले भी ज़िक्र किया था, कि कई सारे ऐसे किरदार रहे हैं जिनके एक ही डायलॉग ने उन्हें अमर कर दिया। जैसे फ़िल्म शोले में आप देखिए, डाकू गब्बर सिंह का डायलॉग था। तो डाकू गब्बर सिंह ने सिर्फ़ एक डायलॉग बोला जो पूरी फ़िल्म की जान बन गया, वो था कितने आदमी थे? तो जब शब्द देखिए, शब्द केवल 3 हैं, लेकिन आज भी जब भारतीय सिनेमा की, बॉलीवुड सिनेमा की सफलतम फ़िल्मों का ज़िक्र होता है, तो उसमें शोले को सबसे महत्वपूर्ण जगह दी जाती है। शोले का ज़िक्र ज़रूर आता है। उसके पीछे वजह ये थी कि ये फ़िल्म निर्माण के
जितने पैरामीटर्स थे, जितने मापदंड पे थे, उन सारे मापदंडों पर पूरी तरह से खरी उतरती है। अब बात आती है संगीत की। देखिए, संगीत एक ऐसा विषय है जो सब्जेक्टिव भी है, साथ ही साथ एक भारतीय समाज की जो है का एक अनिवार्य अंग भी है हमारा। लेकिन भारतीय समाज पूरे विश्व में तो प्रसिद्ध है नहीं, विश्व में अलग अलग किस्म की सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, कहीं पे संगीत को कम महत्व मिलता है, कहीं पर संगीत को ज़्यादा महत्व मिलता है। लेकिन चूंकि हम बात अपने भारतीय सिनेमा की कर रहे हैं, तो उस नज़रिए से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारतीय फिल्मों में संगीत बेसिकली फिल्म की आत्मा है। बिना संगीत के किसी भी फिल्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती, विषय वस्तु चाहे जो हो, लेकिन संगीत किसी ना किसी रूप में, चाहे वो वाद्य यंत्रों के इंस्ट्रूमेंट्स के वादन के रूप में हो, चाहे वो डांस के फॉर्म में हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक के फॉर्म में हो, ये किसी भी फिल्म का एक अनिवार्य अंग बनी रहती है। तो यही वजह है कि सिनेमा के बारे में जब आप किसी से बात करिए, तो सिनेमा की तकनीक के विषय में आदमी को भले ही किसी आम आदमी को समझना हो, लेकिन संगीत के विषय में, सिनेमा के संगीत के विषय में एक सामान्य दर्शक के पास भी गहरी समझ हो सकती है। तो संगीत की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं संगीत किसी भी फिल्म की आत्मा होती है, और संगीत के माध्यम से उस फिल्म को हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सामाजिकता है, और हमारा जो हमारा बेसिक स्वभाव है, जो हमारा मूल स्वभाव है, उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा लगाव है, उसको बनाए रखने की कोशिश की जाती है। आप देखिए, फिल्म किसी भी प्रकार की हो, उसमें नाच गानों की व्यवस्था फिल्म निर्माता निर्देशक ज़रूर करता है। वहाँ पे कुछ पारिवारिक फिल्म है, तो उसमें पारिवारिक संस्कारों की जो पारिवारिक गतिविधियाँ होती हैं, शादी ब्याह या किसी अन्य पर्व उत्सव का, तो उसका जो है ज़िक्र ज़रूर होता है। अगर फिल्म में उसकी भी संभावना नहीं होती है, तो हमारे समाज में जो अलग-अलग समुदाय रहते हैं, उनकी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ कोई नृत्य, कोई संगीत का की जो है एक व्यवस्था उस फिल्म में की जाती है। तो भारतीय फिल्मों की जब हम बात करते हैं, तो ये संगीत का जो ये स्वरूप है, संगीत का ये स्वरूप हमारी फिल्मों में को न केवल हॉलीवुड फिल्मों से थोड़ा अलग रखता है, बल्कि हमारी फिल्म के भारतीयता को, यानी हमारे जो इंडियनाइजेशन है, जो हमारा भारतीयकरण है हमारी फिल्मों को, उसको बनाए रखता है। और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर टेक्नोलॉजी का, तकनीक के लेवल पर और बाहरी विदेशी कलाकारों के जो है भागीदारी के बावजूद उनका जो भारतीय संस्करण है, उसको हमारे निर्माता निर्देशक हमेशा बनाकर रखने का प्रयत्न करते हैं। अब संगीत में भी अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर आज की तारीख में देखें तो जो है दुनिया भर में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तमाम तरह की इंटरनेट ने और ये टेक्नोलॉजी ने संगीत के अंदर भी अलग अलग तरह की मिक्सिंग, फ्यूजन, और जो ट्रेडिशनल म्यूजिक हुआ करती थी हमारे पास, तो पहले अगर देखा जाए तो संगीत का दो ही शैलियाँ थी, एक तो गायन में, एक तो कर्नाटक शैली, दूसरी हिंदुस्तानी शैली। अब क्या हुआ कि इनके फ्यूजन विदेशी जो है जो उनका संगीत का सिस्टम है, उसके साथ फ्यूजन करके, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स का फ्यूजन करके नए नए किस्म का संगीत तैयार किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे मनोरंजन के लिए संगीत में जितने एक्सपेरिमेंट, जितनी प्रयोगधर्मिता हो रही है टेक्नोलॉजी के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर उसको करने का प्रयत्न हमारे निर्माता और निर्देशक कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नृत्य की। देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम यहाँ नृत्य को या संगीत को डिस्कस करने नहीं बैठे, हम उनको इस नज़रिए से डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर सिनेमा की टेक्निक में, यानी सिनेमा को बनाने में इनकी भूमिका को किस प्रकार से रचनात्मक रूप से इनका इस्तेमाल हो रहा है, और टेक्नोलॉजी के साथ इनका फ्यूजन करके किस तरह से सिनेमा को एडवांसमेंट की ओर ले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए आज से 50 के दशक में जो फिल्में बनती थी, उसमें हारमोनियम, तबला, मजीरा ऐसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता था। आज आप देखिए मामूली सा कंसर्ट भी होता है, तो उसमें भी 200 से 250 जो है वो म्यूजिशियंस या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग बैठे रहते हैं। तो अब उसके साथ साथ अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जहाँ पर उनके उस परफॉर्मेंस में भी इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स, जिनको जो कंप्यूटर के माध्यम से विकसित किए गए हैं, उनका फ्यूजन करके उनको और एडवांस करने की कोशिश की जा रही। तो हम उस नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम नृत्य की बात करते हैं, तो बॉलीवुड सिनेमा में ये एक बड़ा सामान्य सा एक व्यवहार है कि नृत्य जो है वो भारतीय
फिल्मों का एक अनिवार्य अंग है। जैसे भारत में नृत्य की अनेक शैलियां प्रचलित हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों में भिन्न भिन्न प्रकार की नृत्य शैलियां व्यवहारित होती हैं। क्योंकि सिनेमा हमारे समाज से अभिन्न है, यानी सिनेमा हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां भी नृत्य के अनेक मनोरंजक रूप देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं है, बदलते समय के साथ बॉलीवुड ने भी अपनी अनेकों डांस स्टाइल विकसित की है। मनोरंजक चैनलों पे आने वाले नृत्य संबंधी कार्यक्रम भी नृत्य कला के क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखते होंगे टीवी में तो डांस इंडिया डांस और इस तरह से डांस को जो है डांस में संभावनाओं को तलाशने के लिए अनेक प्लेटफॉर्म्स खड़े हो गए, जहां पर देश के अलग अलग हिस्से से आने वाले नृत्य के जो नृत्य करने वाले लोग हैं वो आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और उस परफॉर्मेंस में जो कुछ नया सा कुछ अगर दिखता है तो फिल्म इंडस्ट्री उसको भी वेलकम करती है, उसको अपने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनाती है। तो इस तरह से जो ये एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल फेज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि बॉलीवुड के अंदर ही सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। बॉलीवुड ने अपना दायरा बॉलीवुड से बाहर बढ़ाकर उन सभी क्षेत्रों तक ले जाने का प्रयास किया है जहां से उसे कोई नई चीज मिले, जिसे वो फिल्मों में इस्तेमाल करके फिल्म को और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर सके और ज़्यादा उसके अंदर मनोरंजन की संभावनाएं विकसित कर सके। अब बात करते हैं कैमरा का। कैमरा बेसिकली देखा जाए तो कैमरा एक टेक्निकल स्किल का जो है क्षेत्र है, तकनीकी कौशल का क्षेत्र है। क्योंकि कैमरामैन बनने के लिए आप सिर्फ कैमरा उठा लें ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें उसके लिए आपको थोड़ी सी अर्थमेटिक समझ में आनी चाहिए, आपके साथ आपको थोड़ी मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको प्रोजेक्शन ट्रेजेक्ट्री इन सब का जो एक बेसिक नॉलेज होता है वो होना चाहिए। लाइट के साथ कॉम्बिनेशन करने की जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, उनमें अलग अलग तरह के जो है वर्जन्स हैं, उनको जानना चाहिए। तो अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा वो चीज़ है जो सिनेमा को प्रभावी बनाता है। यानी सिनेमा के अंदर इन सारे जो अभी तक हमने चर्चा की है, इन सब को उसी रूप में दिखाने के लिए जो जो निर्देशक अपेक्षा करता है उसको दिखाने का काम है। तो जाहिर सी बात है, कैमरा यानी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही हाई स्किल का काम है और इस काम को करने के लिए विशेषज्ञता एक दो दिनों में नहीं प्राप्त की जा सकती। तो जाहिर सी बात है, कैमरा की जब हम बात करते हैं तो कैमरा जो है वो रचनात्मक रूप में दृश्यानुरूप बैकग्राउंड की सर्जना के साथ फिल्मांकन करता है और यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी जब एक सिनेमेटोग्राफर कैमरा ऑन करके फिल्म को जब उसका फिल्मांकन करने की कोशिश करता है तो वो ये प्रयत्न करता है कि जो उसको निर्देश दिए गए हैं, जो उसको समझाया गया है कि चीजें ऐसी दिखनी चाहिए, चीजें उसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हो। अगर उसमें किसी प्रकार का तकनीकी दोष है, अभिनय की कमी दिख रही है, या परफॉर्मेंस में जो है परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस जहां तक अपेक्षित है उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, या किसी प्रकार का बैकग्राउंड नहीं तैयार है, इफेक्ट्स जो डाले जाने उन इफेक्ट्स के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, तो वो उन सारी चीज़ों को अपनी समझ के अनुरूप अपने दिमाग में संयोजित करता है। और जब उसे लगता है चीज़ें नियर परफेक्शन है और अब हम यहाँ पर फिल्म को शूट करके उसे पर्दे पर उतारने के लिए उसको एक रॉ फुटेज उसकी तैयार कर सकते हैं, तब वो अपना काम शुरू करता है। तो अगर ये इस बात को हम एक भाषा के रूप में कहें तो इस तरह से कहा जाना चाहिए कि देखा जाए तो कथानक को जीवंत करने या फिर फिल्म के रूप में पर्दे पर उतारने में कैमरे की भूमिका सबसे अहम है। ये वो जानकारी है जो आपको सामान्य रूप से यहाँ देने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप जब पुस्तक को पढ़ेंगे तो उस इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में आपको वहाँ नीचे उनका डिटेल मिलेगा कि तकनीकी कौशल जब हम कहते हैं तो तकनीकी कौशल क्या है, ठीक है, कैमरा की हैंडलिंग कैसे होती है, उसका जो है सेटअप क्या होता है, कैमरे के साथ सपोर्टिंग जो है इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल में उनका हो सकता है। आपकी किताब जब आप देखेंगे तो आपको उस किताब में बहुत सारी चीज़ें उनके पिक्चर्स दिखेंगी, उनकी इमेजेस दिखेंगी, आपको शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से जो बातें यहाँ कही जा रही हैं वो समझ में आएंगी जब आप इन बेसिक इंफॉर्मेशंस के साथ पुस्तक को अप्रोच करेंगे, यानी किताब को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। एक बात जो समझने वाली है कि ये सारे काम अलग अलग हैं और हर एक काम का जो एक कौशल है, जो एक टेक्निक है, वो अलग तरह की जो है क्षमता की डिमांड करती है। अभिनेता कैमरामैन नहीं बन सकता, कैमरामैन कोरियोग्राफर नहीं बन सकता, कोरियोग्राफर साउंड आर्टिस्ट नहीं बन सकता, साउंड आर्टिस्ट कभी मतलब जो है डायरेक्टर वाली भूमिका में पूरी फिल्म में नहीं रह सकता। लेकिन इन सब लोगों के काम में एक
इस तरह के परफेक्शन की, इस तरह की पूर्णता, संपूर्णता की जरूरत होती है, जहां ये जब कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर जब कैमरे के अंदर झांके तो उसको, उसका दिमाग निर्देशक के दिमाग के अनुरूप ही होना चाहिए, यानी निर्देशक ने जो उससे डिमांड किया है उसको समझकर ही वो अपने काम को लेकर आगे बढ़े। तो ये वो चीज है जो एक आम आदमी की समझ से बाहर आपके दिमाग में अगर रहती है, तो एक छात्र के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में जब आप अपने अपने आप को देखते हैं, तो आपको लिखने में, यानी आंसर को लिखने में आपको आसानी रहती है, क्योंकि आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे जो अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं ये हैं कि आप अपनी भाषा में संयत रहें, संतुलित रहें, और भाषा आपकी प्रभावी रहे। जैसे एक फिल्म बना रहे हैं, वैसे ही आप अपनी भाषा में एक फिल्म बनाएं, जिसको देखकर सबको, जो कॉपी चेक कर रहा है या जो आपका इवेल्युएशन कर रहा है, उसको ये लगे कि हाँ, आपके पास एक बुनियादी समझ है और आपने उस समझ को यहाँ पर एक आंसर के रूप में रखने की कोशिश की है। लाइट, देखिए लाइट एक सपोर्टिंग, जिसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश संयोजन। तो आप देखते हैं हर जगह, हमारे घर में शादी ब्याह होता है, बर्थडे पार्टी होती है, छोटे से फंक्शन होते हैं, तो वहां भी हम देखते हैं कि जो बेसिकली लाइट है, लाइट का इंतजाम हर जगह अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब हम अपने घर के छोटे मोटे कार्यक्रमों में बिजली की सजावट कराते हैं, घर में झालर लगाते हैं, घर में तमाम तरह के जो है विद्युत के जो है, जो भी डिजाइनर चीजें होती हैं, उनको लाकर डेकोरेट करते हैं, तो अगर छोटे मोटे कार्यक्रमों में इस तरह की जरूरत होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस लाइट का इम्पैक्ट सिनेमा में कितना ज्यादा होगा, कितने हायर लेवल पे होता होगा। तो जाहिर सी बात है, वहां चूंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा एडवांस है और उस रिक्वायरमेंट के अनुरूप काम भी किया जाना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो लाइट सिस्टम है, वो लाइट सिस्टम बहुत ही व्यापक रूप में काम करता है। उसकी पूरी एक टीम होती है, वहाँ टेक्नीशियंस की पूरी एक टीम होती है कि जो, जैसे मान लीजिए रात का दृश्य दिखाना है, तो लाइट का अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है कि जब सिनेमेटोग्राफर शूट करे तो उसे पूरे रात का, उस पूरे शूटिंग में रात का इम्पैक्ट, रात का प्रभाव दिखे, ये लगे कि ये शूटिंग रात में हुई है। उनको कहीं पे एक जो है दिन का प्रभाव दिखाना है, तो दिन का प्रभाव दिखाने वाला, तो यानी लाइट के माध्यम से हमारी फिल्म के रिक्वायरमेंट के अनुरूप हमें वहाँ का दृश्य संयोजन करना, वहाँ के प्रकाश संयोजन इस तरह से करना कि उस दृश्य का प्रभाव सही रूप में हमारे सामने आ सके। सिनेमा का बनाने वाला, जो डायरेक्ट करने वाला जो निर्देशक है, उस निर्देशक के अनुरूप उस तरह का वहाँ प्रकाश संयोजन हो सके। ये काम जो होता है, ये लाइट से जुड़े हुए, प्रकाश संयोजन से जुड़ी हुई टीम करती है। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे दृश्यों में भाव और जीवंतता उत्पन्न की जाती है। यानी उसके बाद जब इसके अंदर साउंड आर्टिस्ट अपनी जो है साउंड की बैकग्राउंड साउंड डाल देता है, तो आपको वहाँ का जैसे जंगल का फील है, अब वहाँ पे लाइट का प्रकाश संयोजन ऐसा किया जाना है कि जंगल पूरा जीवंत दिखे, साथ में पीछे से जो मरमरिंग साउंड्स और तमाम तरह की जंगल में आवाज़ें होती हैं, उस तरह उन आवाज़ों का इफेक्ट पैदा करके उनको जीवंत बनाने की कोशिश की जाती है। साउंड भी, लाइट एंड साउंड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सपोर्टिंग हैं और जिनके माध्यम से फिल्मों के अंदर जीवंतता, तो कमोबेश आप देखिए साउंड का भी वही काम है जो लाइट का है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें इंटीग्रल पार्ट हैं। इनको इनको आप सामान्य तरीके से नहीं ले सकते। इनकी अहमियत किसी प्रकार से कम नहीं है कि अगर ये सपोर्टिंग वर्क हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पूरी फिल्म को लाइव किया जाता है। सिनेमेटोग्राफर जब अपनी फिल्म में किरदारों को, डायरेक्शन की अपेक्षाओं को, डायरेक्टर की अपेक्षाओं को और साथ ही साथ उस पूरे बैकग्राउंड को जब पर्दे पर उतारने की कोशिश करता है, तो ये लाइट और साउंड ही हैं जो उसकी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर आप इसको बोलना चाहें, तो आप सपाट शब्दों में कहें तो साउंड के बिना फिल्मों की कल्पना मुश्किल है। पहले से बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ये। दूसरा, प्रत्येक प्रकार के दृश्यों, भावों और अभिव्यक्तियों को सिनेमा में साउंड इफेक्ट्स के माध्यम से ही संवारा जाता है। क्योंकि कई बार आपको ये जान के हैरानी होगी कि कई सारी फिल्मों में जो साउंड्स आप सुनते हैं, वो साउंड्स फिल्म में शूटिंग के दौरान नहीं पड़ी होती हैं। बाकायदा बॉलीवुड में और हॉलीवुड में हर जगह अलग से साउंड स्टूडियोज हैं, जहां पर फिल्में बनाने के बाद ये फिल्म को, जो डायरेक्टर है वो फिल्म को बनाने के बाद उनको देते हैं। फिर वो जहां पर मार धाड़ की सीन है, वहां पे ढाई ढुशुम के साउंड, जहां पर किसी चीज के टूटने की चीज है, वहां टूटने की, कहीं पे किसी चीज को घसीटने का, किसी मान लीजिए किसी ट्रक को चैन से बांध के घसीटने का जो है दृश्य है, तो वहां उस तरह की साउंड एम्बेड की जाती है, यानी साउंड ये ऊपर से डाली जाती है। तो ये साउंड स्टूडियोज आज के समय में एक सेपरेट
फील्ड के रूप में भी एक अलग जो है कारोबार का एक अलग हिस्सा के रूप में बॉलीवुड और हॉलीवुड में विकसित हुए हैं, जहां पर साउंड आर्टिस्ट फिल्म बन जाने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आवाज़ें फिल्म में डालते हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार के दृश्यों, भावों और अभिव्यक्तियों को सिनेमा में साउंड इफेक्ट्स के माध्यम से ही संवारा जाता है, ये बिल्कुल 200% सच है। ये साउंड इफेक्ट्स ही हैं जो फिल्मों को हमसे गहरे रूप में कनेक्ट करते हैं। शायद यही वजह होती है कि आप फिल्म देखते हैं तो डर जाते हैं। अगर आप हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं तो आप डर जा रहे हैं। मनोरंजक फ़िल्में देख रहे हैं या कॉमेडी मूवीज़ देख रहे हैं तो वहाँ के सीन को देखकर, वहाँ के डायलॉग्स को देखकर आप हँसने लगते हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो भावों का संचरण हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है? साउंड्स के माध्यम से ही हो रहा है। क्योंकि वो बीच-बीच में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आती है, जिस तरह का डायलॉग में जो आवाज़ें आती हैं और इन सब के कॉम्बिनेशन से जिस तरह के इफ़ेक्ट्स पैदा किए जाते हैं, वही उस फ़िल्म को हमसे कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब बात करते हैं निर्देशक और निर्देशन की। देखिए, निर्देशक और निर्देशन बेसिकली फ़िल्म के निर्माण की प्रक्रिया का वो काम है कि जहाँ पर उसकी भूमिका एक कोऑर्डिनेटर वाली है। यानी एक तरफ फ़िल्म निर्माता है जो फ़िल्म बनाना चाह रहा है, दूसरी तरफ फ़िल्म है जिसे बनना है। यानी यहाँ फ़िल्म निर्माता जो फ़िल्म बनाना चाह रहा है, बनने और चाहने के बीच की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया का कोऑर्डिनेटर जो होता है, उसे आप निर्देशक कह सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो वो काम करता है, यानी वो निर्देशक जो काम करता है, उसे निर्देशन कहा जाता है। यानी निर्देशन क्या है? फ़िल्म निर्माण की बुनियाद है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि हमारा एक आलीशान घर बने, ठीक है? और वो घर ऐसा हो, उस घर में ऐसे कमरे हों, इस तरह के बाथ फिटिंग्स हों, इस तरह का ड्राइंग रूम हो, हमारा डाइनिंग हॉल ऐसा हो, टेरेस ऐसा हो, ओपन स्पेस ऐसा हो। तो जब आप कहते हैं तो आप एक आर्किटेक्ट को हायर करते हैं। वो आर्किटेक्ट आपसे पहले समझता है कि आप चाहते क्या हैं और उसके बाद उसका बजट बताता है। उस बजट के अनुरूप जब आप उसको बजट सैंक्शन करते हैं, तो वो आपके चाहे हुए जिस तरह का भवन आप निर्माण कराना चाहते हैं, उस भवन को बनाने के लिए जितने लोगों की टीम चाहिए, चाहे वो जो है, जो राजदार होता है, मिस्त्री होता है, वो हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो जो डिगिंग करने वाले लोग होते हैं वो होता है, सामान मटेरियल की खरीदारी हो, वो सारा काम करता है, उसकी भूमिका कोऑर्डिनेटर की होती है। वो खुद बनाता कुछ भी नहीं है। अगर कहा जाए तो फ़िल्म वो ना तो एक्टिंग कर रहा है, ना तो साउंड आर्टिस्ट है, ना तो वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, ना ही वो जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वो सारे लोगों में उस फ़िल्म को बनाने की प्रक्रिया में, ऐसे ही वो घर बनाने की प्रक्रिया में वो आर्किटेक्ट सब लोगों के कामों का कोऑर्डिनेशन इस प्रकार से कर रहा है कि वो जब घर बन के दिखे, तो वो बिल्कुल वैसा ही हूबहू वैसे ही दिखे, जैसा वो घर का मालिक चाह रहा था। तो मैंने बहुत ही सामान्य और आसान शब्दों में आपको ये बताने की कोशिश की कि निर्देशक बेसिकली करता क्या है। निर्देशक एक तरह का कोऑर्डिनेटर है, जो फ़िल्म जिस तरह की बननी चाहिए और उसको बनने के बाद जैसा दिखना चाहिए, वो उन दोनों के बीच में एक लिंकिंग पिन है। उसे आप कह सकते हैं कि वो उन सारे लोगों से काम करा के फ़िल्म को एक कंप्लीट करके, उसका वीडियो एडिटिंग फॉर्मेट में उसको डाल के और फिर उसको एक पिक्चर के रूप में फ़िल्म निर्माता के सामने प्रस्तुत कर देता है कि साहब आप जो फ़िल्म चाह रहे थे, देखिए वो बन के आ गई और ये बिल्कुल वैसी ही है। तो जो ये फ़िल्म निर्माण की जब हम बात करते हैं तो निर्देशक की जो गतिविधि है, निर्देशन जिसे आप कहते हैं डायरेक्शन, वो फ़िल्म निर्माण की बुनियाद है। अच्छा, बॉलीवुड में पुराने ज़माने में तो स्टूडियोज़ होते थे, उन स्टूडियोज़ में फ़िल्म का जो ये काम करने वाले लोग होते थे, वो निर्माण करने के लिए डायरेक्टर्स को हायर कर लेते थे। वो उनके यहाँ एम्प्लॉयड रहते थे, यानी रोज़गार के तौर पे वहाँ काम करते थे। उनको जो फ़िल्में बनाने को कहा जाता था, वैसा करते थे। लेकिन बाद के दौर में जब फ़िल्मों का व्यवसायीकरण हो गया, तो उस व्यवसायीकरण के बाद जो फ़िल्में बननी शुरू हुईं, उसमें स्वतंत्र निर्माता भी आ गए, जिनके पास पैसे थे और निर्देशकों ने भी स्टूडियो से बाहर निकलकर अपनी स्किल को बेचना शुरू कर दिया। यानी वो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कैसी फ़िल्म बनानी, हम आपको बना के देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप हमारे समाज में आस-पास देखते हैं आर्किटेक्ट्स हैं, आप कैसा घर बनवाना चाहते हैं हमें बताइए, एक्सप्लेन करिए, उसका बजट हम आपको बताएँगे, आप बजट प्रोवाइड कराइए और हम आपको वैसे घर बना के देंगे। तो डायरेक्टर्स निर्देशन आज के समय में एक स्वतंत्र कार्य हो गया है और फ़िल्म की रिक्वायरमेंट के अनुरूप
अलग अलग क्षमता, अलग अलग स्किल वाले डायरेक्टर्स जो है अलग अलग तरह की फिल्में बनाकर हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। और फिल्मी हिंदुस्तान का जो ये बॉलीवुड सिनेमा है, ये प्रयोगधर्मिता के जिस दौर से गुजर रहा है, उस प्रयोगधर्मिता से हमें उस प्रयोगधर्मिता में ना हमें केवल व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी देखने की मिल रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन फिल्मों में जो एडवांसमेंट आ रहे हैं, जो रोमांच जिस तरह का फिल्मों में दिखाया जा रहा है, उसमें भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बॉलीवुड सिनेमा में हमें इस तरह के तमाम और प्रयोग देखने को मिलेंगे। तो आज हमने सिनेमा, अंतर्वस्तु और तकनीक विषय पर चर्चा की, और आशा करते हैं कि इसको आप ध्यान में रखकर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। डिटेल में स्टडी करिए, क्योंकि इतने सारे विषयों को कम समय में समेटने में जितनी संभावनाएं होती हैं उनको देखा जाता है, लेकिन आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आप इन बातों को बुनियादी समझ के साथ किताब को पढ़कर अपने अध्ययन को और विस्तार दें, और प्रयास करें कि आपको इस क्षेत्र में, इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।